All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed the topic of limited company. Thoroughly हमने limited company के questions attempt किए, एक एक चीज attempt की. Last class में last part limited company का wind up किया. That was share issue holding account SIHA. हमने काफी डिटेल में लिमिटेड कंपनी को डिस्कस किया, वाइंड अप कर दिया उसके अकाउंटिंग पास पेपर्स अटैम्प्ट करके. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश चैप्टर, रेशोस. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर में, इन क्लासेस में रेशोस के रिगार्डिंग हम ये पढ़ेंगे कि रेशोस क्या होते हैं, क्या जरूरत पड़ी है, क्या यूजफुलनेस है रेशोस की, रेशोस होते क्या हैं एक्चुअली, हमें बताते क्या है, रेशोस के कोई लिमिटेशंस हैं क्या, अगर हैं तो क्या लिमिटेशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, रेशो कौन यूज करता है, कैसे यूज करता है, रेशोस हम क्यों पढ़ रहे हैं हमारे अकाउंटिंग के टॉपिक में. हम ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में. रेशो स्टार्ट करने से पहले रेशो के बैकग्राउंड के लिए मैंने आप लोगों के सामने एक बिजनेस की बिल्कुल सिंप्लीफाइड इनकम स्टेटमेंट बनाई हुई है और एसओएफपी बनाई हुई है. हमने अब तक, चाहे वो सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, चाहे वो पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, चाहे वो लिमिटेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, एज ऑफ राइट नाउ अब तक हमने ये पढ़ा है कि सर, सोल ट्रेडर हो, पार्टनरशिप हो, लिमिटेड कंपनी हो, इनकी अकाउंटिंग का जो सबसे आखिरी आउटकम होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं. सोल ट्रेडर की भी सारी अकाउंटिंग करने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं. पार्टनरशिप की भी सारी अकाउंटिंग के एंड में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. लिमिटेड कंपनी की भी सारी अकाउंटिंग के एंड में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. और सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट का मकसद होता है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट पता करना, कि प्रॉफिट कितना है. और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मकसद होता है टोटल एसेट्स पता करना, इक्विटी पता करना और लाइबिलिटीज पता करना, कि फला बिजनेस की इक्विटी कितनी है, एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, फाइनेंशियल वर्थ पता चल जाती है. तो सर, किसी भी अकाउंटिंग का जो सबसे आखिरी आउटकम है वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है. ये एक बिजनेस है, इसकी इनकम स्टेटमेंट में हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर पता है $90,000, और इसी बिजनेस की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के थ्रू ये नजर आ रहा है कि इसके टोटल एसेट्स हैं $430,000 के, जिसमें 300,000 इसकी अपनी इक्विटी है और 130,000 इसकी लाइबिलिटीज है. मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा, जरा बताएं, हाउ इज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस बिजनेस. बताएं जरा, इस बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है. हाउ विल यू रेट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस बिजनेस. यस प्लीज, बताइएगा जरा. इस बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बता रही है कि $90,000 का प्रॉफिट है. इनकम स्टेटमेंट का मकसद ही प्रॉफिट पता करना होता है. लिखा हुआ है प्रॉफिट $90,000 और टोटल एसेट्स है 4,30,000, जिसमें 300,000 की इक्विटी है और 1,30,000, 130,000 की लाइबिलिटीज है. हाउ विल यू रेट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस बिजनेस. शायान कह रहे हैं गुड. शायान कह रहे हैं गुड. शायान थोड़ा सा और इलेबरेट करो इसको. उमर कासमानी कह रहे हैं
नो आइडिया, क्या पता, कॉस्ट इज टू मच। तो उमर कासवानी, कॉस्ट टू मच भी हो, प्रॉफिट तो हो गया ना, प्रॉफिट तो आ गया ना $90,000। कॉस्ट कितनी भी हो, भाई कॉस्ट हो भले 5 लाख, बल्कि 50 लाख हो, सर प्रॉफिट तो हो रहा है ना। 90,000, $90,000 का प्रॉफिट हो रहा है। कियान इज सेइंग गुड, कियान एंड शायान आर सेइंग गुड। उमर कासवानी कह रहे हैं नो आइडिया। तो प्रॉफिट तो आ रहा है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, समझिएगा इस बात को, फोकस कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंटली सर, अंडरस्टैंड कीजिएगा अब इस बात को, जो पॉइंट है हमारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोन कैन नॉट टेल अस अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। हालांकि ये $90,000 हैं, और $90,000 को अगर मैं पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करूं तो थोड़ी सी आंखें खुल जाएंगी। असलियत सामने आ जाती है ना रुपए और डॉलर में। सर $90,000 का मतलब है नियर अबाउट 2.5 करोड़ रुपए होंगे, नियर अबाउट 2.5 करोड़ रुपए होंगे। 2.5 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है इस बिजनेस का। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, डिस्पाइट अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ $90,000, वी कैन नॉट से yet दैट द परफॉर्मेंस इज गुड और बैड, कि सर ये परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है, हम नहीं कह सकते। पता है क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें सिर्फ इनकम स्टेटमेंट की बात करो तो रेवेन्यू बताएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बताएगा, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में बता देगा, प्रॉफिट के बारे में बता देगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि ये वैल्यूज की सिग्निफिकेंस क्या है। इज द परफॉर्मेंस गुड और बैड, इस पे नहीं पता चलेगा। अंडरस्टैंड कीजिएगा। और बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कई सौ, कई हजार, और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कई लाखों लोग इंटरेस्टेड होंगे एक बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चंद लोगों से लेकर कई लाख लोगों तक इंटरेस्टेड हो सकते हैं, लोग जिन्हें हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर ये जरूर आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं, ये प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं। लेकिन वो प्रॉफिट कितना सिग्निफिकेंट है, उस प्रॉफिट की सिग्निफिकेंस क्या है, उस प्रॉफिट की परफॉर्मेंस कैसी है, वो प्रॉफिट परफॉर्मेंस के बारे में क्या बता रहा है, ये नहीं पता चल सकता हमें। डायरेक्ट देख के ये नहीं पता चल सकता। एसओएफपी देख के एक स्टेक होल्डर ये तो जरूर आइडेंटिफाई कर लेगा कि टोटल एसेट्स कितने हैं इसके, नॉन करंट एसेट्स कितने हैं, करंट एसेट्स कितने हैं इसके, इक्विटी कितनी लगी हुई है इसमें, ओनर ने अपना खुद का कितना पैसा लगाया हुआ है, लाइबिलिटीज कितनी है, ये जरूर उसको नजर आ जाएगा एसओएफपी देख के। लेकिन उन वैल्यूज की सिग्निफिकेंस नहीं पता चलेगी कि वो वैल्यूज क्या बता रही हैं, वो वैल्यूज अच्छी हैं या बुरी हैं, ये नहीं पता चलेगा। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस सूरत में हमें रेशोज यूज करने पड़ते हैं। सर रेशोज यूज करने पड़ते हैं, नोट कीजिएगा। क्यों यूज करने पड़ते हैं रेशोज? क्योंकि रेशो की मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। रेशोज की मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, तभी इसका नाम है रेशो एनालिसिस। क्या नाम है इस टॉपिक का? रेशो एनालिसिस। हम रेशो के थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। एक और बड़ा अच्छा वर्ड यहां यूज करता हूं, हम यहां पे
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ financial statements, that is ratio analysis। हम ratios के थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट करते हैं और एनालाइज करते हैं। रेशियो एनालिसिस आपके सामने रेशियो के टॉपिक का बैकग्राउंड आ गया। थोड़ी सी थ्योरी यहां पे मेंशन करूंगा, फोकस कीजिएगा। द financial statements, the financial statements, income statement, income statement, and statement of financial position does not tell much about business performance। Income statement may reveal revenue, cost of sales, gross profit, expenses, and profit for the year. Whereas SOFP may reveal values of assets, equity, and liabilities, but would not reveal the performance of the business। नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर एक बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वैल्यू जरूर दे देंगे। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड कीजिएगा, भाई लेट सपोज ये रोड साइड पर एक बेकरी मौजूद है। यहां रोड साइड पर एक बेकरी मौजूद है, बड़ी लोकल एरिया की बेकरी है, लेकिन बड़ी ताबड़तोड़ जबरदस्त बेकरी है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे उस बिजनेस में, बेकरी बिजनेस में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे। सर सबसे पहले मेरे जैसे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, मेरे जैसे पोटेंशियल इन्वेस्टर जो ऐसे इस बिजनेस का पार्ट बनना चाहेंगे। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, हम उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर पोटेंशियल इन्वेस्टर ये जरूर आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई इस बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, इसकी लाइबिलिटीज कितनी है, इसके एसेट्स कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं। लेकिन परफॉर्मेंस के बारे में नहीं पता चलेगा कि ये वैल्यूज अच्छी है बुरी हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये कभी भी रिवील नहीं होगा। सर मेरे अलावा गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट इसलिए इंटरेस्टेड है कि गवर्नमेंट ये देखना चाहेगी कि ये प्रॉफिट कितना कर रहे हैं ताकि टैक्स चार्ज करें इन पे। क्या ये वो टैक्स पे कर रहे हैं जो ये कमा रहे हैं। गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है इनके बिजनेस को, बिजनेस की परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स ही नहीं,
ये भी देखे कि इन्हें सब्सिडीज देनी है नहीं देनी, ग्रांट्स प्रोवाइड करनी है, सपोर्ट प्रोवाइड करनी है नहीं करनी। सर गवर्नमेंट को भी साइड कर दें, इंप्लॉइज इंटरेस्टेड होंगे अपने खुद के कि ऐसे बिजनेस में जॉब करनी है नहीं करनी, इसमें ग्रोथ की पोटेंशियल है नहीं है। तो बिजनेस के स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे, असेस करेंगे, एम्प्लॉयज को भी साइड में डाल दें, कस्टमर्स कस्टमर्स इंटरेस्टेड होंगे ये देखने के लिए कि क्या ये फ्यूचर में रहेगा, सस्टेनेबल बिजनेस है या नहीं। पता चला हम इस बिजनेस के आदी हैं और ये बिजनेस मार्केट से आउट हो जाए, ये बंद हो जाए, वाइंड अप कर दें, क्या ये ग्रो कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, फ्यूचर में क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। कस्टमर इंटरेस्टेड है तो अंडरस्टैंड कीजिएगा बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं बताती, इसी की वजह से हमें देयरफॉर, ये नोट कीजिएगा, देयरफॉर ratios are used to analyze business financial statements। इसलिए हम रेशोस को यूज करते हैं, रेशोस को यूज करते हैं ताकि हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकें। अब सर सवाल आ जाता है कि रेशो यूज करने से क्या होगा, रेशो यूज करने से क्या होगा, नोट कर लीजिएगा, यूजफुलनेस ऑफ रेशोस, रेशोस के फायदे और भी इधर नाम आ जाते हैं सर, यूजफुलनेस बोले, एडवांटेजेस बोले, पॉजिटिव्स बोले या फिर बेनिफिट्स बोले, एक ही बात है सर, एक ही बात है। यूजफुलनेस ऑफ रेशियोज, आप यूजफुलनेस की जगह एडवांटेजेस बोले, पॉजिटिव्स बोले, बेनिफिट्स बोले, एक ही बात है। सवाल ये आ जाता है कि सर क्या फायदा है रेशियो यूज करने से, रेशियो यूज करने के एडवांटेजेस क्या है, क्या यूजफुलनेस है। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। अच्छा ये जो लिख रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी में आते हैं और रेशियो में जिन्होंने पहले रेशियो पढ़ा हुआ है, खास तौर पे मिसाल के तौर पे जो ओ लेवल से पढ़कर आ रहे हैं, राइट, शानजे, केयान, आप लोगों ने ओ लेवल्स में रेशियोस पढ़े हुए हैं, राइट। हमजा, उमर, साइद, आप लोगों ने एएस में भी पहले रेशियोस पढ़े हुए हैं, राइट। शायान, दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम आप शायद रेशियोस पढ़ रहे होंगे, फर्स्ट टाइम, ठीक है ना शायान। अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा इस बारे में। सर हमने पास पेपर्स में देखा है और हमें पेपर्स के थ्रू भी पता है, चाहे वो ओ लेवल्स हो, चाहे वो एएस हो या ए टू हो, ये रेशियोस ए टू में भी एड ऑन होते हैं, टेस्ट किए जाते हैं। ओ लेवल्स और एएस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर रेशियोज है, थोड़ी सी डिफरेंसेस है अंडरस्टैंडिंग की, लेकिन मेजर डिफरेंस है कमेंटिंग की। सर रेशियोज पे एग्जामिनर हमसे ठीक ठाक कमेंट्स करवाता है, तो उन कमेंटिंग में यूजफुलनेस भी आती है और लिमिटेशन भी आती है, हम दोनों पढ़ेंगे। सर यूजफुलनेस ऑफ रेशियो, सबसे पहला एडवांटेज जो रेशियोज एनालिसिस का है कि रेशियो यूज करने से हमें जो सबसे पहला एडवांटेज है वो क्या है, नोट कीजिएगा। नंबर वन, इट एनालाइजेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस हो जाती है। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल और मुस्तकिल यही पॉइंट एक्सप्लेन करे जा रहा हूं शुरू से लेकर अब तक, इसी पे बात की है, तो इस पे फर्दर और बात नहीं करूंगा। आगे चलते हैं पार्ट, एडवांटेज नंबर टू। सर इट प्रोवाइड्स
a sense of trends, direction, डायरेक्शन। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने के बाद ये नहीं आइडिया होता कि बिजनेस किस तरफ जा रहा है। भले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 4-5 सालों की देख लो, अगर मुझे कोई किसी बिजनेस के पिछले 4-5 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ दिखाए, उनकी वैल्यू सारी मेरे सामने मौजूद हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने के बाद ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि ये बिजनेस क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है। डायरेक्शन नहीं पता चलेगी कि बिजनेस किस तरफ जा रहा है, बिजनेस अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। ट्रेंड के बारे में कुछ नहीं पता चल सकेगा सर। ये रेशोज हैं जिनसे हम ट्रेंड निकाल सकते हैं। पिछले 5 सालों के रेशोज को सामने रख दिया जाए ना, तो ट्रेंड पता चल जाएगा कि बिजनेस का क्या ट्रेंड है। और जितने ज्यादा डिटेल, जितनी ज्यादा रिकॉर्ड होगा हमारे पास पास डेटा का, 10 साल का 10 साल के रेशियोज होंगे, तो ट्रेंड और वाजे तौर पे क्लियर होगा। 15 साल का डेटा होगा तो और वाजे तौर पे ट्रेंड नजर आएगा कि ये बिजनेस ओवर टाइम कैसा रहा है, कहां जा रहा है, आगे क्या करेगा। जितना स्ट्रॉन्ग पास डेटा होगा, जितना ज्यादा, उतना फ्यूचर का प्रिडिक्शन आसान हो जाएगा। ट्रेंड, ट्रेंड बता देता है। और मैं आपको एक बात यहां पे जरूर मैं क्लियर करना चाहूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली। ऑल दो अब तो आप में से ऑलमोस्ट सबको ही ये बात पता है, काफी लोगों को, काफी स्टूडेंट्स को इस बारे में ऑलरेडी पता है। आपका मेरा इंटरेक्शन बड़ा काफी काफी स्टूडेंट्स का पुराना भी है, और इस सेशन में भी इवन हमारा जो है वो जो वो है आपस में एक अंडरस्टैंडिंग वो बड़ी अच्छी डेवलप हो चुकी है। मैं आप लोगों को फिर भी यहां पे ये बात जरूर बताना चाहूंगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सर ये बात एक टीचर के अलावा आपके सामने एक एंटरप्रेन्योर कर रहा है। ये बात आपके सामने एक टीचर के अलावा एक एंटरप्रेन्योर कर रहा है। मैं इनमें से तमाम बिजनेसेस की, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तमाम बिजनेसेस की अकाउंटिंग करता हूं या करता रहा हूं, ठीक है ना। अभी भी स्टिल राइट नाउ मैं इसकी इसकी अकाउंटिंग खुद कर रहा हूं। एज ऑफ राइट नाउ मैं इन दोनों की अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद बनाता हूं, और इन सब की अकाउंटिंग करता रहा हूं ओवर टाइम। अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रेंड्स नहीं बताते। जब हम रेशोज निकालते हैं, रेशोज सामने रखते हैं, तब हमें एक क्लियर पिक्चर मिलना शुरू हो जाती है कि भैया ये ट्रेंड है, इस तरीके से चलता हुआ आ रहा है और आगे ये होता हुआ दिख रहा है। तो सर रेशो का एक बड़ा फायदा ये है कि वो आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है, एक सेंस ऑफ ट्रेंड प्रोवाइड कर देता है। आगे अगर हम इसके एक और फायदे की बात करें, रेशो का एक और बहुत बड़ा फायदा यह है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग मिसिंग फिगर्स, वैल्यूज। सर रेशोज है ना, हमें मदद करता है, हेल्प करता है मिसिंग फिगर्स ढूंढने में, मिसिंग वैल्यूज ढूंढने में। बहुत दफा ऐसा हो जाता है कि बिजनेस के पास, बिजनेस खास तौर पे, चलो मैं आपको पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूं। हमारे सिलेबस का एक बहुत जालिम टॉपिक है, बहुत जालिम टॉपिक है। उसका नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये हमारे सिलेबस का एक बड़ा जालिम टॉपिक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स।
जिसे हम कहते हैं सिंगल एंट्री, जिसे हम कहते हैं सिंगल एंट्री। हाँ, बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा। दोज ऑफ यू हु नोज, हाँ भाई, शानजे, साइद, हमजा, यू गाइस नो दिस। जानी आता है हमारे पास, राइट? हाँ भाई, जानी आता है हमारे पास सिंगल एंट्री में। जानी मदद करता है सिंगल एंट्री पढ़ाने में। मेरी जगह जानी आप लोगों को सिंगल एंट्री पढ़ाएगा, और जानी के थ्रू सिंगल एंट्री जब आप पढ़ेंगे इन कंप्लीट रिकॉर्ड्स, बहुत मजा आएगा। बहरहाल, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ रेशो इज टू आइडेंटिफाई मिसिंग फिगर्स वैल्यूज। अब इन कंप्लीट रिकॉर्ड से रिगार्डिंग सिर्फ इतनी बात करूंगा कि सर, दुनिया के 78% बिजनेसेस डबल एंट्री सिस्टम नहीं फॉलो करते। दुनिया के 78% बिजनेसेस डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि या वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो इतने छोटे हैं कि उन्हें डबल एंट्री सिस्टम की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी ट्रू। उन बिजनेसेस के बाद पूरा रिकॉर्ड ही नहीं होता। फिर हम वहां पे रेशियोज लगाते हैं और ये मिसिंग फिगर्स ढूंढते हैं। फिर हम वहां पे रेशियोज लगाते हैं और मिसिंग फिगर्स ढूंढते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, रेशियोज की मदद से हम मिसिंग फिगर्स ढूंढते हैं। ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हमारी बहुत मदद करता है। आगे नोट कीजिएगा, हमारे पास एक और रेशियो का फायदा है, एक और एडवांटेज है। इट आइडेंटिफाइज फाइनेंशियली सेंसिटिव एरियाज। सर, इट एक्ट्स एज अ वार्निंग। ratios act as a warning sign, warning alarm, danger indicator, कि रेशियोज आपको अलर्ट कर देता है कि ये फाइनेंशियली सेंसिटिव एरियाज हैं, यहां प्रॉब्लम है, यहां प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है, ये फिगर अच्छी नहीं है, इसमें प्रॉब्लम मौजूद है, ये आगे जाके ट्रबल करेगी। आपको मैं बताऊं, ये आपकी घंटी पहले से बजा देता है। रेशियोज अलर्ट यू रिगार्डिंग द फाइनेंशियली सेंसिटिव एरियाज। क्या आप इस पे पहले से काम कर लो? मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हमजा, कियान, उमर, साइद, शानदे, शायान, जरा इस मिसाल को सुनिएगा। बहुत कमाल, जबरदस्त एग्जाम्पल है ये, मजा आएगा आपको। सर, 2018 में मैंने अपने एक साइलेंट वेंचर में अपने एक बहुत ही करीबी और अच्छे दोस्त को इंडक्ट कर लिया अपने साथ वेंचर में। के मेरे पास टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट आ रहा है, मैं प्रॉपर चेक एंड बैलेंस मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा, और मेरी थोड़ी सी हेल्प आउट करो, इसमें स्टेप इन करो जरा, चलाओ चीजों को अपने हिसाब से, मसला नहीं है, या मुझे असिस्ट करो, हेल्प करो। अब अंडरस्टैंड करना, समझना इसको, बड़ी जबरदस्त। तो थोड़ा टाइम हुआ, एक आध महीना हुआ, उसने टाइम लिया अपना बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, वेंचर को समझने के लिए, चीजों को ऑब्जर्व करता रहा। फिर मैं जब भी वेंचर में आता था ना, जब भी, वेन एवर, तो मुझे है ना नोटिफाई करा देता था, ये सही नहीं है, ये अमार, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। और मैं उसकी वर्डिक्ट सुनता था, फिर मुझे बताता था, देखो यार, यहाँ पे ये हुआ है ना, तुमने ये किया लास्ट वीक, ये डिसीजन या ये जो भी था, यार ये सही नहीं हुआ, इसका है ना ये इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, उसका इम्पैक्ट भी वही आने लगा जो वो बोल रहा था। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने कहा यार, ये तो मेरा बहुत अच्छा डिसीजन कि मैं इसको लेकर आया। अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये मुझे इंडिकेट कर रहा है, और इसने जो इंडिकेट किया, पहली दफा में वही हो गया हमारे साथ।
फिर ये मुझे इंडिकेट करता रहता है, कर रहता था, यार अमार ये सही नहीं है, इधर आओ यार, तुमने मुझसे पूछा नहीं यार, ये डिसीजन लिया है यार, ये सही नहीं हुआ है, इसका ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पे ये इश्यूज हैं। अब ये मुझे ना अलर्ट करता रहता था हर चीज के बारे में, और काफी हद तक ही वॉज वेरी राइट अबाउट द थिंग्स, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ही वॉज वेरी राइट अबाउट द थिंग्स। वो जो जो चीजें मुझे अक्सर मुझे बताता था कि यार ये इशू है, ये इशू है, हमार ये गलत हो गया यहाँ पे, यार ये नहीं करना था, अब पता है इससे ये होगा, और वो ये हो जाता था। 2 ढाई 3 महीने तक तो मैंने बहुत एंजॉय किया। वह एंजॉय से मुराद खुशी होती थी कि यार मैंने सही बंदे को उठाया है, सही बंदे को अपने पास रखा है, मतलब इस पे सही ट्रस्ट किया है मैंने, यार ये सही बंदा है, मुझे अलर्ट कर देता है, रेडी कर देता है। ये भी बता देता हूं कि मैंने उसके साथ टोटल 4 महीने काम किया, टोटल 4 महीने काम किया, ये भी बता देता हूं, मैंने टोटल 4 महीने काम किया। 4 महीने बाद मैंने उससे अल्लाह हाफिज कर दिया, वो भी बताऊंगा क्यों, रीजन बताऊंगा क्यों। सही है ना? आगे आगे जब लिमिटेशन पे जाएंगे तो रीजन बताऊंगा। तो सर रेशोज है ना, हमें फाइनेंशियली सेंसिटिव एरियाज आइडेंटिफाई करा देते हैं, वो रेशो का काम कर रहा था, वो मेरे लिए रेशो का काम कर रहा था, मुझे फाइनेंशियली सेंसिटिव एरियाज को इंडिकेट कर देता था कि ये सही नहीं है, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इस चीज की कंसिडरेशन रखो, यार ये डिसीजन लिया, इसका इम्पैक्ट ये निकलेगा, ये खराब होगा, ये सही नहीं होगा। और वो होता था सिर्फ वो तो फाइनेंशियल के अलावा मैनेजमेंट इश्यूज भी गिनाता रहता था मुझे। रेशियोज मैनेजमेंट के बारे में नहीं, लेकिन फाइनेंशियली सेंसिटिव एरियाज इंडिकेट जरूर कर देंगे कि करंट एसेट सही नहीं है, या नॉन करंट एसेट्स में प्रॉब्लम है, या एक्सपेंस में प्रॉब्लम है, या कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉब्लम है, ग्रॉस प्रॉफिट में प्रॉब्लम है, रेवेन्यू में प्रॉब्लम है, इंडिकेट कर देंगे, बहुत अच्छे से इंडिकेट कर देंगे। सर जहां रेशोज के, अच्छा अंडरस्टैंड कीजिएगा, रेशोज के बहुत सारे यूजफुलनेस हैं, बहुत सारे। अगर आप गूगल करना चाहो तो आपको तकरीबन 50-60 तो एडवांटेजेस मिल ही जाएंगे बहुत आराम से। ये 4 बहुत कॉमन है, आप इन्हें आराम से यूज कर सकते हैं अपनी थ्योरी में, इससे ज्यादा टेस्टिंग भी नहीं होगी। अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर जहां यूजफुलनेस, यहाँ जहां रेशोज के यूजफुलनेस है, वहीं ये रेशोज की लिमिटेशंस भी हैं। फोकस कीजिएगा, लिमिटेशंस ऑफ रेशोज। अब आप इसको लिमिटेशंस बोलो, या फिर ड्रॉबैक्स बोलो, या फिर प्रॉब्लम्स बोलो, एक ही बात है। आप इसको लिमिटेशंस बोले, ड्रॉबैक्स बोले, प्रॉब्लम्स बोले, एक ही बात है कि रेशियोज यूज करने की ये लिमिटेशंस हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, सबसे पहले, इट यूजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डेटा to analyze, which is past data, which is past data। फोकस कीजिएगा, अटेंशन रखिएगा, पास्ट डेटा का मतलब है हिस्टोरिक। अब मैं आपको यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं इससे रिलेटेड, कि सर रेशोस के लिए हम डेटा जो यूज करते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आता है, लिखा हुआ भी है यहां पे, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशो एनालिसिस। तो रेशो एनालिसिस यूज द डेटा ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट से ही डेटा उठाएंगे हम, और एसओएफपी से डेटा उठाएंगे हम इनकम स्टेटमेंट का डेटा यूज करेंगे, और एसओएफपी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का डेटा यूज करेंगे। अंडरस्टैंड कर लेना इस बात को,
हम इनकम स्टेटमेंट का डाटा यूज करेंगे, हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का डाटा यूज करेंगे। सर ये तो हिस्टोरिक होती हैं, पास्ट होती हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेटेस्ट डाटा थोड़ी पब्लिश करता है, लेटेस्ट डाटा थोड़ी प्रोवाइड करता है। अगर मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज, अंडरस्टैंड कीजिएगा, समझिएगा इस बात को कि सर अगर मैं और आप टोयोटा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू उनके बिजनेस की परफॉर्मेंस एंड एवेल्युएट करना चाहें इस वक्त, तो सर हमें क्वार्टर टू तक का डाटा अवेलेबल होगा 2025 का। 2025 के क्वार्टर टू तक का डाटा अवेलेबल होगा। अभी क्वार्टर थ्री का डाटा नहीं आया होगा, अभी क्वार्टर थ्री का डाटा नहीं आया होगा, और अगर आ गया होगा तो वो अनऑडिटेड वर्जन होगा। अनऑडिटेड वर्जन पे ट्रस्ट और रिलायबिलिटी कम होती है, अभी ऑडिट नहीं हुआ हुआ होगा। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बारे में कि सर क्वार्टर टू का मतलब बता देता हूं, जून तक का डाटा अवेलेबल होगा, जून तक का। मुझे ये बताओ, अभी चल रहा है दिसंबर, ऑलमोस्ट 5.5 महीने पुराना डाटा। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या 5.5 महीने में दुनिया भर के हालात चेंज हो गए? क्या 5.5 महीने में पाकिस्तान के हालात चेंज हो गए? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, लीगली, पॉलिटिकली कंडीशंस चेंज हो गई? सर आप लोग सिर्फ यस यस लिख रहे हो, अलार्मिंगली चेंज हो चुकी हैं, अलार्मिंगली। भाई 5 महीने पहले पाकिस्तान इंडिया की जंग चल रही थी, 5 महीने पहले ईरान और इजराइल की जंग चल रही थी, राइट? 4 महीने पहले तो एकदम से मार्केट में न्यूज थी कि डोनाल्ड ट्रंप गायब हो जाएगा और मर गया है, और हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, और किसी ने उसका डमी एआई बिठा दिया है वहां पे, जो भी पता नहीं क्या क्या इश्यूज चल रहे थे 4 महीने पहले। हाँ, 2-3 महीने, दो महीने, अभी अभी अब आप देखो ना, अब पाकिस्तान के अंदर हर रोज अभी देख लो। हाँ, कैदी नंबर 804 और एस्टेब्लिशमेंट की जंग लगी हुई है, एक अलग ही माहौल बना हुआ है। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली किसी को नहीं समझ आ रहा कि दुनिया में हो क्या रहा है। सिल्वर आउट ऑफ बाइंग हो जाता है, ऑल ऑफ अ सडन किसी को समझ नहीं आ रहा वो कहां जा रहा है, फिर वो रिवर्ट आ जाता है, बैक आ जाता है। बिटकॉइन आउट ऑफ नोवेयर ऑल टाइम हाई क्रॉस कर जाता है, कोई रियलिटी किसी को समझ नहीं आ रही। स्टॉक मार्केट्स एबनॉर्मली ऊपर हैं, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज मौजूद हैं जबकि। अब आप मुझे एक बात बताओ, ऐसी सूरत में अगर आप 5 महीने पुराना डाटा यूज करोगे, क्या वो आपको अभी की राइट नाउ परफॉर्मेंस बताएगा? क्या वो आपको अभी राइट नाउ परफॉर्मेंस बताएगा? नहीं सर, नहीं बताएगा। सर ये हिस्टोरिक डाटा है, पास्ट डाटा, पास्ट डाटा। आपको पास्ट की परफॉर्मेंस, 5-6 महीने पहले की परफॉर्मेंस मिल जाएगी, करंट परफॉर्मेंस मिलना इम्पॉसिबल है लिमिटेड कंपनीज के लिए। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में ये हो सकता है कि जैसे मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब मैं हेयर लैब की मंथली क्लोजिंग करता हूं, अच्छा इसकी क्वार्टरली क्लोजिंग करता हूं, तो अब ये दिसंबर क्लोज होगा ना, तो मैं इसका क्वार्टर क्लोज कर दूंगा, तो मोस्ट लाइकली 10-12 जनवरी तक, 10-12 जनवरी तक इसके स्टेटमेंट्स रेडी होंगे। अंडरस्टैंड कीजिएगा, और इसका मंथली स्टेटमेंट रेडी हो जाएगा। लेकिन जो लिमिटेड कंपनीज हैं सर, उनके डाटा थोड़ी हमें अवेलेबल होते हैं। लिमिटेड कंपनीज का तो अगर साल एंड होगा तो इसका डाटा जाके मार्च में, अप्रैल मई में जाके कंप्लीट होगा। तो सर ये होगा पास्ट डाटा। अब एनालिसिस करोगे आप पास्ट डाटा की, करंट एनालिसिस नहीं कर पा रहे होगे। आगे देखिएगा जरा, नोट कीजिएगा। हमजा, कियान, उमर, साइद, शांदे, शायान, गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर देयर विद मी राइट नाउ। ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त आने वाला है, इस पे मुझे आप लोगों के साथ, आप लोगों का डिस्कशन चाहिए। गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर देयर विद मी राइट नाउ। यस प्लीज। ऑल राइट, चलो इस पॉइंट पे डिस्कशन चाहिए गाइस, इस पॉइंट पे डिस्कशन चाहिए। बड़ा मजेदार पॉइंट है, गौर से देखिएगा। इट यूजेस financial statements data to analyze which can be
विंडो ड्रेस्ड, विच कैन बी विंडो ड्रेस्ड। ये विंडो ड्रेस्ड क्या होता है? विच कैन बी विंडो ड्रेस्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाटा कैन बी विंडो ड्रेस्ड, क्या मतलब है इसका? ये विंडो ड्रेस्ड का क्या मतलब होता है? व्हाट डू वी मीन बाय विंडो ड्रेस्ड? यस प्लीज। ओके, शायान कह रहे हैं आर्टिफिशियल। शायान, आर्टिफिशियल इज एन इनकम्प्लीट वर्ड राइट नाउ। विंडो ड्रेस्ड का मतलब सुन लीजिएगा, सब लोग देख लीजिएगा। विच कैन बी विंडो ड्रेस्ड मतलब ब्यूटिफाइड और आर्टिफिशियली, आप ही का वर्ड यूज कर लेता हूं, आर्टिफिशियली मेड अप। हाँ भाई, हमजा, कियान, उमर, साइद, शानजे, शायान, मेकअप को मेकअप क्यों कहते हैं? यस प्लीज। मेकअप को मेकअप क्यों कहते हैं? वाह वाह, शानजे कैसा ऑनेस्ट जवाब दे रही हैं। शानजे, आई लाइक द ऑनेस्टी बाय द वे, हाँ, कि सर आपको खूबसूरत बनाता है ना। और देखो, मैं तो शादीशुदा इंसान हूं, ठीक है ना, मैं एक दफा स्टेज पे बैठ चुका हूं, तो मेकअप, हाँ राइट, मेकअप का मुझे बहुत अच्छे से पता है, इल्म है, ठीक है ना, इस बारे में अंडरस्टैंड कीजिएगा। कैरी इनहेंस फीचर्स, शांत इनहेंस फीचर्स भी बोल सकते हैं, एंड टू हाइड, टू हाइड द, क्या बोलेंगे, छुपाना भी बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजों को छुपा भी देता है, राइट। मेकअप को मेकअप इसीलिए कहते हैं ना, इट ब्यूटिफाइज, राइट, इट ब्यूटिफाइज। वो फेसबुक पे वो रील्स आती है ना, अक्सर रील में वो एक आध रील में नजर आ जाता है, वो जापानी जो है वो दिखा रहे होते हैं कि वो एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की जो है, वो जब घर पहुंचती है, ठीक है ना, वो पहले जब अपना मेकअप रिमूव करती है, फिर आई लैशेज रिमूव करती है, आईब्रोज रिमूव करती है, ठीक है ना, उसके बाद जब वो मास्क उतारती है, बाल हटाती है, कभी कभार तो अंदर से आदमी निकल आता है। कभी कभार तो उसमें से अंदर से आदमी निकल आता है। शा, शायान कह रहा है, शायान कह रहा है सर आजकल आदमी भी यूज करते हैं बेटा, टिकटॉकर यूज करते हैं। टिकटॉकर। ओके 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 ओके। हाँ, शांति का बड़ा जबरदस्त सवाल है। सर वाई आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विंडो ड्रेस्ड? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विंडो ड्रेस क्यों किया जाता है, अंडरस्टैंड कीजिएगा शान से। अभी मैं आपको विंडो ड्रेस की दो जबरदस्त एग्जांपल देता हूं। अच्छा देखो, विंडो ड्रेस का ये मतलब नहीं है कि हम फेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा रहे हैं, ये इस बात को समझना। फेक और विंडो ड्रेस में फर्क है, फेक और विंडो ड्रेस में फर्क है। फेक तो झूठी है, झूठी इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। विंडो ड्रेस्ड है कि बस वैल्यूज को थोड़ा सा ऑल्टर किया है कि ये खूबसूरत दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। अब क्यों किया जाता है, दो एग्जांपल्स दे देता हूं आपको, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, और ये भी बता देता हूं कि कैसे किया जाता है। मैं तो खुद अकाउंटेंट हूं, मैं तो खुद अकाउंटेंट हूं, खुद अकाउंटिंग करता हूं, मुझे बहुत अच्छे से पता है विंडो ड्रेसिंग कैसे होती है, बहुत अच्छे से पता है। आपको दो एग्जाम्पल दे देता हूं विंडो ड्रेसिंग की, आपको पता चल जाएगा कि विंडो ड्रेसिंग कैसे करते हैं और क्यों की जाती है, क्या वजह है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, पहली विंडो ड्रेसिंग अंडरस्टैंड करना। भाई लेट सपोज मेरा अकाउंटेंट या मेरा मैनेजर मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आया। मेरा अकाउंटेंट या मेरा मैनेजर मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेकर आया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट भी है। अब मुझे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके जाना है, गौर से सुनना, एक इन्वेस्टर के पास।
कि भाई तुम मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ, मैं तुम्हें फ्रेंचाइज ऑफर करने जा रहा हूं, या जो भी XYZ है, मैं एक इन्वेस्टर के पास जा रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्टर मेरे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड प्रॉफिट में होगा, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड प्रॉफिट में होगा। अब गौर से देखना विंडो ड्रेसिंग कैसे और क्यों करते हैं। मैं मैनेजर को बोलूंगा, मैनेजर ये क्या किया तुमने, अरे यार क्या कर रहे हो, ये इतनी डेप्रिसिएशन लगाई है नॉन करंट एसेट्स के ऊपर तुमने, पागल हो क्या। भाई हमारा एसेट डेप्रिशिएट नहीं होता। कितने परसेंट लगाया है तुमने, 10%। गलत, गलत, गलत किया। हमारा एसेट इंटरनेशनल लेवल का है, 1% डेप्रिशिएट होता है बस। हमने कितना कोई थोड़ी रगड़ा है उसको, हमने थोड़ी कोई उतना इस्तेमाल किया यार। जाओ इसको ठीक कर कर आओ, 1% करो। अब आप अंडरस्टैंड करें, समझिएगा इस बात को। मैंने लीगली कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने अपनी डेप्रिसिएशन कम करवा दी, 10% से 1% करा दी। डेप्रिसिएशन कम होने से एक्सपेंस कम हो गया, प्रॉफिट ऊपर चले गया। मैनेजर जैसी लेकर आया स्टेटमेंट, मैंने कहा इधर आओ, ये इतने सारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लगाए। यार तुम शक कर रहे हो हमारे रिसीवेबल्स पे, शर्म नहीं आ रही इसको हमारे रिसीवेबल्स पे। इतने शरीफ रिसीवेबल्स हैं हमारे कि पैसा लिए बाहर खड़े होते, वो तो मैं मना करता हूं उनको कि अभी नहीं चाहिए, वो तो मुझे पैसा देने के लिए तैयार है, तुम उन पे डाउट कर रहे हो। नहीं, गलत, गलत। इसको जाओ ठीक कर कर आओ। वापस आया, अब देखो मैं कुछ भी इलीगल नहीं कर रहा इस वक्त। वापस आया, मैं कहा बेटे एक बात बताओ, ये रेवेन्यू में तुमने वो 15 लाख रुपए क्यों नहीं डाले जिसका ऑर्डर हमारे पास आ चुका है, लेकिन डिलीवरी हमें 3 महीने बाद करनी है। अब वो कह रहे सर डिलीवरी 3 महीने बाद है, बेटा ऑर्डर तो मिल चुका है ना, डालो डालो रिकॉर्ड करो। अब इससे रेवेन्यूज ऊपर चले गए, एक्सपेंसेस नीचे आ गए, ये प्रॉफिट एकदम से खुल के सामने आ गया। प्रॉफिट ना हुआ, हल्क हो गया। अब जब मैं ये इन्वेस्टर के सामने रखूंगा, सुन लीजिएगा, ये फेक नहीं है, ये ब्यूटिफाइड है, ये अट्रैक्टिव है, इन्वेस्टर को खूबसूरत नजर आएंगे। जो चीज इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी वो प्रॉफिट है हमारा, उसी को तो ब्यूटीफाई कराया है। और मैंने कुछ भी इलीगल अनएथिकल किया ही नहीं है अब तक। ऐसा नहीं है कि मैंने उसमें गलत गलत रिकॉर्ड्स डाल दिए कि नहीं नहीं सेल्स बढ़ा दो, और जो नहीं भी आए ना उसमें भी एक्सेस कर दो, यार इसके लाख रुपए का सेल थी ना इसको 10 लाख कर दो, ये नहीं किया। ये इलीगल है, ये अनएथिकल तो है ही, इलीगल है, ये अनलॉफुल है कि मैं लाख रुपए की रिकॉर्डिंग को 10 लाख रुपए की दिखा दूं। मैंने वो 1.5 लाख रुपए का ऑर्डर रिसीव कर लिया है, उसकी एक्सेप्टेंस और डिलीवरी 3 महीने बाद है, मैं उसे अगले साल में दिखाने के बजाय इस साल दिखा दूं, अगले साल नहीं दिखाऊंगा फिर। ये है विंडो ड्रेसिंग। इसी तरीके से, अच्छा एक और एग्जांपल भी सुन लो भाई विंडो ड्रेसिंग की। अब मेरा मैनेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेकर आया, बहुत गौर से सुनना, अगले महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेकर आया। मैं बैठा हुआ था टेबल पे, मैंने कहा मैनेजर ये क्या किया, कह रहा है सर देखें जरा क्या प्रॉफिट दिखाया है, खुश हो जाएंगे आप। मैंने कहा मार खाओगे, गवर्नमेंट के पास जा रहा हूं FBR में ये दिखाने के लिए, ये इतना प्रॉफिट तो कमाया नहीं है, ये दिखाऊंगा, कितना टैक्स लगाएंगे वो मुझ पे। क्या हुआ, हमारा एसेट तबाह बर्बाद हो गया, चल नहीं रहा, तुमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाई बेटा उस पे। समझ आई बात। अब मैं इस दफा डेप्रिसिएशन हाई करवा दूंगा। मैं बोलूंगा यार इतने खराब रिसीवेबल्स हैं हमारे, 6 6 महीने से मैं पैसे मांग रहा हूं, 6 6 दिनों से पैसे मांग रहा हूं, पैसे नहीं दे रहे यार, तुमने इतना सा डाउटफुल डेट लगाया है, इरिकवरेबल बनाओ बेटा इन्हें। समझ आ रही है बात। अब गवर्नमेंट को शो करना है तो ब्यूटिफाई करके उसको बुरा दिखाएंगे, प्रॉफिट कम दिखाएंगे। वंस अगेन अनलॉफुल कुछ भी नहीं कर रहे, अनएथिकल इलीगल कुछ भी नहीं है भाई इसमें। और ये भी याद रखिएगा, अकाउंटेंट्स वहां पे विंडो ड्रेसिंग करते हैं जहां लूप होल्स मौजूद होते हैं।
प्रोविजंस में मौका मिल जाता है ज्यादातर, प्रोविजंस में। तो बहरहाल खैर, तो अब समझ आया आपको? नॉट रियली। उमर कासमानी कह रहे हैं अनएथिकल तो होगा, नॉट रियली। अंडरस्टैंड कीजिएगा, समझिएगा इस बात को, समझिएगा इस बात को। हाउ कैन यू प्रूव दैट व्हाट इज द एक्यूरेट डेप्रिसिएशन? हाउ कैन यू प्रूव दैट व्हाट इज द एक्यूरेट डाउटफुल डेट्स? तभी तो उसका नाम प्रोविजन है। मैं डरा हुआ सहमा हुआ आदमी हूं, मैं डरा हुआ और सहमा हुआ आदमी हूं। मैं नहीं लड़ सकता लोगों से, मैं अपना पैसा मांगने के लिए भी शर्मिंदगी को फील करूंगा। मिसाल के तौर पे मेरे लिए डाउटफुल डेट्स 50% से ज्यादा ही होंगे भाई। अब आप उस वक्त बोलो, उस वक्त मेरे सामने आके बोलो कि ये क्या बात है, ये नहीं है। भाई मेरी मर्जी भाई, मैं डरा हुआ हूं, मुझे 50% नजर आ रहा है, मैंने कर दिया। मैं अच्छा सेल्स का आदमी नहीं हूं। मैं अपने नॉन करंट एसेट, यूज नॉन करंट एसेट अच्छी प्राइस पे नहीं बेच सकता। मैं नहीं बेच पाऊंगा भाई, मेरी जबान नहीं चलती बेचने के लिए। समझना इस बात को। तो मैं बोलूंगा यार इसको अच्छे से डेप्रिशिएट कर दो। आई होप दैट यू गॉट द पॉइंट। या ये अनएथिकल भी नहीं है, लूप होल में काम किया जा रहा है। इज दिस राइट? ठीक है ना? फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। शांसे, आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। विंडो ड्रेस एंड आर्टिफिशियली मेड अप वाला, ब्यूटिफाइड वाला, आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर। हमजा, इज दिस क्लियर? कियान, उमर, साइद, शायान, गाइस, आर दीज 2 पॉइंट्स क्लियर? यहां तक क्लैरिटी है? परफेक्ट। आगे चलते हैं। और भी ड्रॉबैक्स हैं अभी हमारे पास, जैसे 4 एडवांटेजेस। तो 4 ड्रॉबैक्स आपके सामने रेस कर रहा हूं, गौर तो देखिएगा। हमारे पास एक और ड्रॉबैक है। हाँ, वो जो नहीं, थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि बहुत अच्छा लगा था, मैंने अपने दोस्त को रख लिया था अपने वेंचर में। 2 ढाई 3 महीने तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर 1 महीना बर्दाश्त करने के बाद चौथा महीना मैंने उसे निकाल दिया। रीजन भी बता दो मैंने उसे क्यों हटा दिया था। इट ओनली आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम्स, नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशंस। अब शुरू में 2 ढाई 3 महीने तक तो मुझे समझ आया। पहले महीने तो उसने ज्यादा कुछ कहा नहीं, ऑब्जर्वेशन ही करता रहा। उसके बाद मुझे हाईलाइट करता रहा, ये सही नहीं है यार अमार, ये सही नहीं है अमार, ये सही नहीं हुआ अमार, ये सही नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ना इवेंचुअली डिप्रेशन होना शुरू हो गया। मैं अपने वेंचर में जाना छोड़ दिया था। मैं जाऊंगा ना, ये मुझे बताएगा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, नहीं जा रहा। मैंने अपने वेंचर में जाना छोड़ दिया था, क्योंकि वो रात वो दिन अच्छा नहीं गुजरता था। और ऑनेस्टली, मैं जब वहां जाता था ना, मैं बोलता था यार ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, मार ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। और अच्छा, वो सही बताता था, वो इवेंचुअली सही बता रहा होता था मुझे। लेकिन वो दिन अच्छा नहीं गुजरता था मेरा। उसके बारे में सोचता रहता था, यार ये क्या कर दिया, ये गलत हो गया, ये सही नहीं है यार, ये ठीक नहीं है, अच्छा इसका इम्पैक्ट ऐसा आएगा, ओहो क्या क्या कर दिया यार। वो दिन और रात अच्छा नहीं गुजरता था, मैं अपने वेंचर में जाना छोड़ दिया था। एक दिन है ना, मेरी हट गई। तो मेरा मीटर आउट हो गया ना एक दिन। एक दिन मैं बैठा हुआ था, पहुंचा ना, तो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड था, बैठा हुआ था। आया ना, यार तुझे पता है ये वो इधर। मैं कहा बैठ इधर, मैं से बैठ इधर, बैठ इधर, बैठो मेरे साथ। मैं कहा बहुत अच्छा लगा तूने सार प्रॉब्लम बताया। हाँ, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, नजर आ गया, हाँ प्रॉब्लम है। मैं कहा सोल्यूशन दे मुझे को, क्या करूं मैं इसका, सोल्यूशन प्रोवाइड कर। तो एकदम से ना, "ओ, मेरे पास नहीं है सोल्यूशन, सब कुछ मैं करूं, मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं बस।" और मैंने कहा नहीं, ये नहीं करो। मैं कहा प्रॉब्लम बता रहा हूं तो मेरे को सोल्यूशन भी दो, कि हमारी ये हो गया, ये गलती हो गई, ये कर दो, या ये करना पड़ेगा, या ऐसे करेंगे। मैं कहा जब जब तुम्हें प्रॉब्लम नजर आ रही है तो सोल्यूशन क्यों नहीं दे रहा भाई, सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर। तो कह रहे नहीं, मैं सोल्यूशन ही प्रोवाइड करूंगा। अगली दफा फिर कुछ एक आध हफ्ते बाद मैं गया हूंगा, फिर ऐसा ही हुआ कि भाई अमार यार ये हुआ, ये तो मैंने उस दिन भी बोला, मैंने कहा मेरे को प्रॉब्लम नहीं बता, सोल्यूशन भी दे। सोल्यूशन है तेरे पास, करे खुद सोच सोल्यूशन, मैं नहीं दे रहा। मैं कहा नहीं करना भाई, आपके साथ काम नहीं करना, अल्लाह हाफिज करो, ये महीना वाइंड अप करो और जाओ भाई जाओ। सोल्यूशन तो, प्रॉब्लम है रेशोस के साथ। रेशोज है ना, आपको डिप्रेशन में रखेंगे। ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लमेटिक एरिया, ये प्रॉब्लमेटिक एरिया। बस सोल्यूशन तो प्रोवाइड कर दो।
बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हो, बहुत और अच्छा हो जाए, सोल्यूशन भी दे दो। रेशियोज आपको सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, बस ये बता देंगे यहाँ प्रॉब्लम है, सोल्यूशन को बैठ के ढूंढो। पता चला उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिएक्शन लिया या जो एक्शन लिया वो दूसरे दूसरी प्रॉब्लम रेज हो गई, रेशियो फिर बैठ के दूसरी प्रॉब्लम अच्छा मेरे और उसके साथ यही होता था। वो मुझे कुछ बताता था ना कि यार हमार ये किया, ये हो गया, गलत हो गया, ये नहीं करना था, तो मैं उसको करेक्ट करने के लिए जो एक्शन लेता था ना, 2 हफ्ते बाद वो मुझे उसी में प्रॉब्लम बता देता था कि यार जानी तूने ये किया ना यार, ये हो गया। अबे यार पहले तू बोल रहा था उसमें प्रॉब्लम है, अब तू बोल रहा है इसमें प्रॉब्लम है, मैंने ये किया तो बोला इसमें प्रॉब्लम है। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई तू सोल्यूशन दो, तुम प्रोवाइड कर दो सोल्यूशन। नहीं नहीं मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। तो मैंने कहा जाओ भाई अल्लाह हाफिज। अरे मजे की बात, वेंचर चल रहे हैं अभी तक, कितने साल हो गए माशाल्लाह, 8 साल हो गए टोटल, 2017 से लेकर, हाँ 8 साल हो गए, वेंचर अभी भी चल रहा है। प्रॉब्लम आती है, सोल्यूशन प्रोवाइड करो भाई, तंग ना करो मेरे को। राइट। उसके बाद ratios themselves need to be compared to find business performance. अरे दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए रेशियोज यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चल सके। और मजे की बात, रेशियोज को खुद भी कंपैरिजन की जरूरत है, कि बगैर कंपैरिजन के रेशियोज नहीं बताएंगे कि क्या परफॉर्मेंस है, रेशियोज की कंपैरिजन की जरूरत है। अब इससे पहले कि आप में से कोई ये सवाल पूछते कि सर किससे कंपैरिजन, तो अपने ही पास्ट डेटा से, अपने ही पास डेटा से कंपैरिजन की जरूरत है, या फिर अपने कॉम्पिटिटर्स के करंट डेटा से कंपैरिजन की जरूरत है। जैसे मिसाल के तौर पे ये 2025 ईयर एंड होने वाला है, हाँ चंद दिनों में 2025 साल एंड हो जाएगा, अंडरस्टैंड करना। या तो मैं 2025 के अपने डेटा को अपने ही बिजनेस के 24, 23, 22, 21 के डेटा से कंपेयर करूंगा, तब जाके मुझे बिजनेस की परफॉर्मेंस मिलेगी। या फिर मैं 2025 के कॉम्पिटिटर के डेटा से कंपेयर करूंगा, तब जाके मुझे इस रेशियोज के थ्रू बिजनेस की परफॉर्मेंस मिलेगी। ये है यूजफुलनेस ऑफ और लिमिटेशंस ऑफ रेशियोज। मुझे बताएं गाइस, इज दैट क्लियर? यस प्लीज, यस प्लीज, इज दैट क्लियर? यहां तक क्लैरिटी है? चलो आगे चलते हैं, फोकस कीजिएगा। सर रेशियोज की डेफिनेशन अभी तक नहीं दी, डिस्क्रिप्शन अभी तक नहीं दी कि रेशियो क्या होते हैं। ये तो पता चल गया कि रेशियो यूज करते हैं हम बिजनेस की परफॉर्मेंस एवेल्युएट एनालाइज करने के लिए, लेकिन सर रेशियो होते क्या है, ये देख लीजिएगा आपके सामने। रेशियोज की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। रेशियोज is where two or more values are compared with each other to identify a relation or significance of values। रेशियोज क्या होते हैं? जहां दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है ताकि उनके बीच का रिलेशन निकाल सके, और उनके उन दोनों के कंपैरिजन से जो वैल्यू आए उसकी सिग्निफिकेंस पता कर सके कि इन दोनों वैल्यूज के बीच क्या रिलेशन है, इन दोनों वैल्यूज का क्या सिग्निफिकेंस है, और इनसे जो वैल्यू आ रही है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। रेशियो जहां दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को कंपेयर किया जाता है। हमारे पास नोट कीजिएगा, देयर आर 5
मेन कैटेगरीज ऑफ रेशोज। सर रेशोज की 5 मेन कैटेगरीज हैं। रेशोज की 5 मेन कैटेगरीज हैं। फोकस कर लीजिएगा। नंबर 1, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। नंबर 2, लिक्विडिटी रेशोज। नंबर 3, फाइनेंशियल एफिशिएंसी रेशोज। अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये जो तीन है ना, ये तीन प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी और फाइनेंशियल एफिशिएंसी, ये हमारे ओ लेवल और एएस में टेस्ट होते हैं। ओ लेवल्स में भी यही तीन टेस्ट होते हैं और एएस में भी यही तीन टेस्ट होते हैं। हाँ, फाइनेंशियल एफिशिएंसी में एक रेशियो और ऐड हो जाता है ओ लेवल्स के मुकाबले। प्रॉफिटेबिलिटी में वही है, वही सारे रेशियोज हैं जो हम ओ लेवल्स में पढ़ते हैं। लिक्विडिटी में भी वही है। फाइनेंशियल एफिशिएंसी में एक और ऐड हो जाता है। ओ लेवल्स में एक कम होता है, एएस में एक ज्यादा हो जाता है। बाकी कमेंटिंग का फर्क है, एनालिसिस का फर्क है। ओ लेवल में इतना इन डेप्थ एनालिसिस नहीं होता, यहां बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है। चौथा यहां हो जाता है हमारे पास, चौथी कैटेगरी, गियरिंग रेशियोज। और पांचवा आ जाता है शेयर होल्डर्स रेशियोज। ये दोनों जो है ना, ये दोनों कैटेगरी हमारी A2 में टेस्ट होती है। ये दोनों कैटेगरीज हमारी A2 में टेस्ट होती है। तो ये 5 कैटेगरीज हैं हमारे पास रेशोज की। मुझे बताइएगा, इज दैट क्लियर? यस प्लीज, यस प्लीज, इज दैट क्लियर? क्या रेशोज का पूरा बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन समझ आ गया?